शाम के 4 बजते ही मनी 9 के यूट्यूब पर लाइव मैं लेकर आती हूँ हेलो मनी 9 का ये शो, जिसमें हमारी कोशिश होती है कि हम आपसे जुड़ सकें। यानी हमें इंतजार रहता है आपके सवालों का, इसलिए हम एक दिन पहले बताते हैं अगले दिन का टॉपिक, ताकि अगर आप उस तरह का निवेश कर रहे हैं तो हमसे पूछिए अपने सवाल, क्योंकि हमारे एक्सपर्ट्स होते हैं हमारे साथ। आज हम बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड्स की। अप्रैल के महीने में हमने क्या देखा है कि सिप के जरिए जो निवेश होता है उसने एकदम नया रिकॉर्ड बना लिया है। पहली बार है कि सिप का निवेश 7 लाख करोड़ को पार करते हुए 7.17 लाख करोड़ रुपए रहा है। महीने दर महीने के आधार पर ये ऑलमोस्ट 4.96 यानी 5% की बढ़त है, और ये पिछले 9 महीने में सबसे ज्यादा बढ़त देखने को मिली है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस जोरदार सिप निवेश के आंकड़ों के बीच म्यूचुअल फंड के न्यू फंड ऑफर्स के लिए मामला थोड़ा सा ठंडा रहा है। फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में हमने देखा कि करीब 253 एनएफओज लॉन्च हुए हैं, लेकिन इनमें रुझान कम रहा है और नई स्कीम में निवेश में 42% की गिरावट देखने को मिली है। तो इन सब पर बात करते हैं। साथ ही में आज मैं फोकस करने वाली हूँ कि सेक्टोरल और थीमैटिक फंड्स, क्या आपको ये सिलेक्ट करना चाहिए, इनमें क्या अंतर होता है, किसे इनमें निवेश करना चाहिए। तो इन सब पर बात करने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं रुपी विद ऋषभ इन्वेस्टमेंट सर्विसेज के फाउंडर ऋषभ देसाई। थैंक यू सो मच ऋषभ, आज आपने वक्त निकाला मनी 9 के लिए। वेलकम टू मनी 9। और धन्यवाद शो पे बुलाने के लिए मुझे। ग्रेट, सो ग्रेट टू हैव यू ऋषभ। एक बार मैं लोगों को क्विक रिमाइंडर दे दूं कि वो अपने सवाल कैसे हम तक लाइव भेज सकते हैं जब आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो ऋषभ से अगर आप पूछना चाहते हैं सवाल, फोन उठाइए, व्हाट्सएप कर सकते हैं आप 9311211874 पर, मेल कर सकते हैं money9query@tv9.com पर, और साथ ही में यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर भी सवाल पूछ सकते हैं। इनफैक्ट यूट्यूब में अगर आप लाइव जुड़े हुए हैं तो राइट हैंड में जो चैट बॉक्स है उसमें भी आप अपने सवाल लिख सकते हैं। बस ध्यान रखिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड निवेश से जुड़ा हुआ सवाल है ना, अगर आप अपना पूरा पोर्टफोलियो एक तरह से रिव्यू अगर करवाना चाहते हैं तो कैलकुलेशंस को हमें तुरंत देने में दिक्कत हो सकती है, लेकिन हाँ, पोर्टफोलियो में आपके लिए क्या सही चल रहा है क्या नहीं, ये हम बताने की पूरी कोशिश करेंगे। जितने डिटेल में सवाल भेजेंगे ऋषभ को उतनी आसानी होगी उसका जवाब देने के लिए। लेट्स वेलकम ऋषभ वंस अगेन। ऋषभ, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, मैंने अभी बताया कि सिप में जो है हमने देखा एक रिकॉर्ड तेजी देखी है, इसका ये बढ़ता हुआ AUM क्या इंडिकेट कर रहा है, आप इसे कैसे रीड करेंगे? प्रियंका जी, पहले तो बहुत फिर से धन्यवाद मुझे शो पर बुलाने के लिए। आई एम वेरी एक्साइटेड कि मैं मनी 9 से आज शुरू कर रहा हूँ जर्नी। ये मेनली ये सिप जो है ये काफ़ी इन्वेस्टर्स मैच्योर हो चुके हैं आज। इन्वेस्टर्स को समझ में आ चुका है कि बूंद बूंद से ही सागर बनता है। आप स्लोली आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, मंथली इन्वेस्टमेंट करेंगे तो लॉन्ग टर्म में 10 साल, 15 साल, 20 साल में काफ़ी सब्सटैंशियल रिटर्न्स और काफ़ी सब्सटैंशियल वेल्थ ग्रो होता है। सो मेरे हिसाब से ये जो सिप का जो ग्रोथ हुआ है इज ऑल थैंक्स टू द रिटेल इन्वेस्टर्स के जो समझ रहे हैं कि इक्विटी एज एन एसेट क्लास वो एक यही मात्र एसेट क्लास है जो इन्फ्लेशन बीटिंग इजी रिटर्न्स दे सकते हैं ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। सो एक तो काफ़ी मेच्योर हो चुके हैं इन्वेस्टर्स, और दूसरे काफ़ी इन्वेस्टर्स को भी समझ आ चुका है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि 12 to 18 मंथ से मार्केट्स काफ़ी फ्लैट चल रहा है। अभी रिसेंटली ही 18,000 क्रॉस किया है निफ्टी ने, मगर मोटा मोटी मार्केट्स फ्लैट चल रहे 18 मंथ से। सो इन्वेस्टर्स को भी समझ में आ चुका है कि जब मार्केट अच्छा नहीं करता है तभी अगर सिप रखेंगे, तभी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे, तभी लॉन्ग टर्म में उनको सबसे ज़्यादा बेनिफिट होगा। क्योंकि हमने देखा है कि कोई किसने भी बुल मार्केट में पैसा निवेश करके उतना सब्सटेंशियल वेल्थ क्रिएट नहीं किया है। जब आप बेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तभी ही लॉन्ग टर्म में सब्सटेंशियल वेल्थ क्रिएट कर सकते हो आप। राइट, लेकिन एक और जो चीज नजर आई वो है एनएफओज, न्यू फंड ऑफर्स। करीब 250 से ज्यादा एनएफओज आए बाजार में, बीच में कुछ समय के लिए नहीं भी आ रहे थे, लेकिन फिर काफ़ी आए हैं। तरह तरह के एनएफओज आ रहे हैं, अभी भी मार्केट में कई एनएफओज हैं, इनको रिस्पॉन्स ठंडा मिल रहा है। एक्चुअली क्या होता है कि अभी जो करंटली जो ज़्यादा करके जो एनएफओस आ रहे हैं वो पैसिव सेगमेंट में आ रहे हैं। पहले हम देखते थे काफ़ी एक्टिव सेगमेंट में आ रहे थे। सो क्या होता है कि पैसिव में भी काफ़ी अभी यूनिवर्स काफ़ी बड़ा हो गया है। अभी मेनली
एएमसीज ऑल्सो उन लोग को ट्राई करते हैं कि कभी जब भी मार्केट अच्छा हो, उनको भी इन्फ्लोस का जरूरत होता है, राइट? दे उनको ऐसा नहीं चाहिए कि एनएफओ लॉन्च करे और उनका एनएफओ फेल हो जाए, या यार काफी कम इन्फ्लो आए। तो हमने देखा जब जब पैंडेमिक हुआ, जब भी आरबीआई के वजह से काफी लिक्विडिटी थी मार्केट में, तो 2021 एंड 2022 में काफी लिक्विडिटी थी मार्केट में, तो जब वो एनएफओज लॉन्च करते हैं तो काफी लिक्विडिटी की इन्फ्लो आ जाती है एनएफओज में, राइट? और अभी हम देख रहे हैं काफी लिक्विडिटी क्रंच भी हो रहा है, इंटरेस्ट रेट्स काफी हाइक पे चल रहा है। सो मेरे हिसाब से ये कॉम्बिनेशन है, क्योंकि हाई हाई इंटरेस्ट रेट चल रहे हैं, लिक्विडिटी की थोड़ी बहुत कमी चल रही है मार्केट में, मंदी चल रही है मार्केट में, 18 महीने से मार्केट स्लगिश चल रहा है, तो ये थोड़े बहुत कारण हो सकते हैं कि एनएफओज काफी स्लगिश तरीके से करंटली चल रहे हैं। सो दीज आर द फ्यू पॉइंट्स मेरे हिसाब से लग रहे हैं कि एनएफओ की स्लो डाउन अभी चल रही है। राइट अब मैं बात करना चाहूंगी कि बाजार में अगर कोई किसी एक सेक्टर पर फोकस करना चाहता है या किसी एक थीम पर फोकस करना चाहता है, तो ऐसे लोगों के लिए सेक्टोरल और थीम बेस्ड इस तरह के म्यूचुअल फंड के स्कीम्स हैं। ये दोनों क्या होते हैं, ये किसके लिए सही है, इनके बीच में क्या फर्क होता है ऋषभ? हाँ, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है आपने प्रियंका जी। क्योंकि क्या रहता है कि सेक्टोरियल और थीमेटिक हम क्लब कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं। काफी सारे इन्वेस्टर्स समझ में नहीं आता है कि सेक्टोरियल फंड्स भी अलग होते हैं और थीमेटिक फंड्स भी अलग होते हैं। तो सेक्टोरियल फंड्स जो होते हैं वो पर्टिकुलर एक सेक्टर में ही इन्वेस्ट करते हैं। मान लीजिए कि जो फार्मा सेक्टर है, तो वो जो फार्मा फंड है वो पर्टिकुलर जो फार्मा सेक्टर है उसी में ही इन्वेस्ट करेगा। और जो थीमेटिक फंड है वो एक थीम में इन्वेस्ट करते हो, डिफरेंट डिफरेंट स्टॉक्स में और डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स रिलेटिंग टू दैट थीम में इन्वेस्ट करते हैं। तो मान लीजिए जो फार्मा, हेल्थ केयर और डायग्नोस्टिक जो एक पूरा थीम है, तो वो जो थीमेटिक फंड है वो फार्मास्यूटिकल कंपनीज में भी इन्वेस्ट करेंगे, हॉस्पिटल्स में भी इन्वेस्ट करेंगे, डायग्नोस्टिक कंपनीज में भी इन्वेस्ट करेंगे, इंश्योरेंस कंपनीज में भी इन्वेस्ट करेंगे और टेलीमेडिसिन कंपनीज में भी इन्वेस्ट करेंगे। सो थीमेटिक फंड्स एक ब्रॉडर यूनिवर्स, एक ब्रॉड थीम में इन्वेस्ट करता है, और एक सेक्टोरियल फंड सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर सेक्टर में इन्वेस्ट करता है। चलिए अगला सवाल हम अर्जुन का लेकर आते हैं और अर्जुन हमसे पूछ रहे हैं, इन्होंने भी अपना गोल हमें बताया है कि गोल अमाउंट है 2 करोड़, 2 करोड़ का फंड जुटाना है, 15 से 16 साल ये वक्त देना चाहते हैं। तो किस तरह के फंड में इन्हें निवेश करना चाहिए? इनकी उम्र है 33। पहले तो उनका समय बहुत ही अच्छा है, 15 ईयर्स, और मैं अज्यूम कर लेता हूँ 12% CAGR रिटर्न्स में इक्विटी में अज्यूम कर लेता हूँ मैं। तो ओवर अ पीरियड ऑफ 15 ईयर्स अगर उनको 2 करोड़ अचीव करना है तो उन्हें 40,000 की मंथली SIP स्टार्ट करनी पड़ेगी। और अगर वो SIP नहीं स्टार्ट करना चाह रहे, लमसम करना चाह रहे, तो 40 लाख रुपीज एज ऑफ टुडे वो इन्वेस्टमेंट उनको करना पड़ेगा। दूसरी चीज, कौन से फंड्स, कौन सा पोर्टफोलियो करे, उन्होंने अपना रिस्क नहीं बताया, मगर मैं अज्यूम कर लेता हूँ वो हाई रिस्क एपेटाइट में है, उनका 15 ईयर्स है और यंग है। तो मैं पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड 20% में रेकमेंड करूंगा एलोकेशन, कैनरा रेबेको फ्लेक्सी कैप फंड में 20%, मिराई एसेट फोकस फंड में 20%, PGIM मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड 20% एंड कोटक स्मॉल कैप फंड में 20%, सब में 20% रखे। सो मिक्सचर ऑफ फ्लेक्सी कैप फंड्स, मिड कैप एंड स्मॉल कैप, मेरे हिसाब से ये बहुत ही बढ़िया पोर्टफोलियो है। ओके, और अर्जुन जी आपको करने होंगे 40,000 मंथली निवेश, और नहीं कर सकते तो अगर आपको जो टारगेट है आपका 2 करोड़ का, 40 लाख का आपको लमसम निवेश जो है वो करने की सलाह यहाँ पर दे रहे हैं। फंड्स के बारे में भी ऋषभ ने आपको समझा दिया, कितना एलोकेशन 20% करके फंड सिलेक्शन भी दिया है। मैं चाहूँगी एक बार हम फंड्स जो सिलेक्ट किए हैं ऋषभ ने आपके लिए, वो अगर हम दिखा सके तो अच्छा रहेगा। तो अर्जुन जी का ये सवाल हमें व्हाट्सएप पर आया था, बहुत क्लियरली उन्होंने अपने सवाल में अपना टारगेट बताया उनकी उम्र कितनी है और ये उनके लिए पोर्टफोलियो तैयार किया। ऋषभ ने पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 20%, कैनरा रोबेको फ्लेक्सी कैप में 20%, यानी आप 40,000 अगर हर महीने करें उसको इसमें 20% में डिवाइड कीजिए। मिराई एसेट फोकस फंड, PGIM का मिड कैप फंड है और साथ में कोटक स्मॉल कैप भी है। तो मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप, हाँ इसमें हम देख रहे हैं सब में ही ऋषभ ने उन्हें डाइवर्सिफाई करवाया है। गोपाल पांडे का सवाल लेकर आते हैं और गोपाल जी हमसे पूछ रहे हैं कि 15 साल का इनके पास वक्त है, 2 करोड़ रुपए का ये फंड जुटाना चाहते हैं और इनका पोर्टफोलियो अब हम आपको बताते हैं ऋषभ। इनके पास है क्वांट मिड कैप,
1800 का सिप कर रहे हैं। पीजीआईएम इंडिया मिड कैप 2000 रुपए का सिप कर रहे हैं। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 5000 रुपए का सिप कर रहे हैं। एसबीआई मैग्नम मिड कैप 3500 का सिप कर रहे हैं। यूटीआई मिड कैप में कुल 7000 की सिप इन्होंने की हुई है। तो सारे इन्होंने मिड कैप फंड चुने हुए मैं देख रही हूँ। 15 साल का नजरिया, 2 करोड़ रुपए इकट्ठा करने का इरादा है। क्या कहना चाहेंगे आप ऋषभ? प्रियंका जी, पहले तो मैं उनका पोर्टफोलियो पे आना चाहूंगा। वो काफी सब मिड कैप में ही इन्वेस्ट कर रहे हो, काफी हाई कंसंट्रेशन रिस्क ले रहे हैं मिड कैप कैटेगरी में। और हमने देखा है मिड कैप और स्मॉल कैप जो कैटेगरी रहते हैं वो वॉलेटाइल भी रहते हैं और सिक्लिकल भी काफी रहते हैं। मतलब वो कई साल तक वो अंडर परफॉर्म मतलब परफॉर्मेंस ना भी दे। तो मेरे हिसाब से कि उनको लार्ज कैप में भी डाइवर्सिफिकेशन रखना चाहिए मेरे हिसाब से, ना कि पूरा का पूरा मिड कैप में। और मैं देख रहा हूं उनका जो फंड्स है वो काफी कंसंट्रेशन रिस्क ले रहे हैं। यूटीआई मिड कैप में उनका 36% ऑफ द ओवरऑल पोर्टफोलियो और यूटीआई मिड कैप में वो भी कंसंट्रेशन रिस्क ना ले, क्योंकि अगर वो यूटीआई अगर अंडर परफॉर्म करेगा तो पूरा 36% आपका पोर्टफोलियो पूरा का पूरा अंडर परफॉर्मेंस में चला जाएगा। तो मेरे हिसाब से 60% वो फ्लेक्सी कैप में रखे, 20% वो मिड कैप में रखे और 20% वो स्मॉल कैप में रखे। मेरे हिसाब से ये बहुत ही अच्छा एक डाइवर्सिफाइड, क्योंकि हमने देखा है कि फ्लेक्सी कैप फंड्स भी लार्ज कैप में काफी एक्सपोजर रखते हैं। तो अगर 60% वो फ्लेक्सी कैप में रखते तो उनका 35 to 45% के बीच में उनका लार्ज कैप एक्सपोजर आ जाएगा। अभी जो उनका जो लक्ष्य है, जो मैं देख रहा हूँ कि मैं मान लेता हूँ 19,300 की एसआईपी कर रहे हैं मंथली, और वो अगर 15 साल तक कंटिन्यू रखते हैं तो करीबन 97 lakhs वो इकट्ठा कर पा रहे हैं, अज्यूमिंग 12% CAGR रिटर्न्स। वो अपना गोल 2 करोड़ का अनफॉर्चुनेटली अचीव नहीं कर पा रहे। अगर उनको 2 करोड़ का गोल अचीव करना है तो 19,300 से उनको सिर्फ अपनी 40,000 तक बढ़ानी पड़ेगी। ओके, सो गोपाल जी, आपको काफ़ी निवेश जो है अपना बढ़ाना पड़ेगा, थोड़ा इंक्रीज करना होगा। आप अभी जो है 19,300 के आसपास का निवेश करना है, तो कम से कम नहीं तो 30,000 के ऊपर आपको निवेश लेके जाना ही होगा। 40,000 के लेवल तक आपको निवेश करना होगा, तब जाकर आप 2 करोड़ पर पहुंचेंगे। पर 2 की पॉइंट्स जो ऋषभ ने कही हैं, मिड कैप बहुत आपकी हम नज़र आ रहा है। यूटीआई पर ज़्यादा कंसंट्रेशन, यानी एक एएमसी के फंड पर ज़्यादा कंसंट्रेशन है और इसलिए इसको 60-20-20 3 स्लैब्स में बांटिए। 60% फ्लेक्सी कैप, 20% मिड कैप, 20% स्मॉल कैप में आप जा सकते हैं, लेकिन बांटिए ज़रा। बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड सा पोर्टफोलियो है, मिड कैप है, यूटीआई में बहुत ज़्यादा आपका निवेश है और निवेश बढ़ाना होगा 2 करोड़ तक पहुंचना है तो। और इसी के साथ हेलो मनी 9 में मैं आपसे भी इजाज़त लूँगी, लेकिन आपको कल के शो का एक स्नीक पीक दे देते हैं कि कल क्या क्या हेलो मनी 9 में रहने वाला है। दिन में 1 बजे स्टॉक्स पर हेलो मनी 9 लेकर आएंगे मेरे सहयोगी विपुल सिंह। तो स्टॉक से जुड़े अगर आप अपने सवाल पूछना चाहते हैं, जुड़ जाइए 1 बजे। गौरव बिस्सा होंगे एक्सपर्ट, वीपी डेरिवेटिव एंड टेक्निकल एलकेपी सिक्योरिटीज, दे रहे होंगे स्टॉक्स पर आपको लाइव जवाब। और शाम को 4 बजे हम बात करने वाले हैं माइक्रो रीट्स की, यानी कि अब सेबी एक कंसल्टेशन पेपर लेकर आई है, कह रही है फ्रैक्शनल ओनरशिप को वो एमएसएम फ्रेमवर्क यानी माइक्रो, मीडियम और स्मॉल रीट्स में ले जाएगी। तो ये जो छोटे छोटे रीट्स है, इसमें आप कैसे करेंगे निवेश, तनवीर आलम से कल हम करने वाले हैं बात। शाम को 4 बजे अपने सवाल भेजिए माइक्रो रीट्स से जुड़े हुए जो भी आपके मन में सवाल हैं, और हम समझने वाले ये निवेश होता क्या है, कैसे कर सकते हैं, क्या होती है इनमें मिनिमम और मैक्सिमम निवेश की लिमिट। चलिए, तो जुड़े रहिएगा मनी 9 के साथ। अभी तो मैं आपसे यहीं पर इजाजत लेती हूँ, बाय बाय। शुक्रिया आज हमारे साथ इस लाइव ब्रॉडकास्ट में जुड़ने के लिए।